जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। बहुत दिन से आप लोग के साथ मैं किसी भी प्रकार का वीडियो लेकर के नहीं आया। बीच में किसी काम के कारण आपका सारे क्लास वगैरह भी बंद थे और यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं आ रहे थे। आज से आपका एक नया प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जब से यूट्यूब बंद था उसके बाद से बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और कॉल भी आया कि सर इस बुक को करा दिया जाए। तो आज से आपका एक नया बुक हम कराने जा रहे हैं। शायद ही कहीं पे और किसी ने कराया है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कहीं पर मिल नहीं रहा है, आप कृपया करके इसे करा दीजिए। तो हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे और उम्मीद रहेगा आप लोग को ये प्रयास भी आपका पसंद आएगा। जैसा कि हमने पिछली बार जब इसी पब्लिकेशन का यानी कि महेश कुमार बर्नवाल जी का कॉस्मोस पब्लिकेशन की जब एक बुक आई थी एनसीईआरटी सार संग्रह, आप लोगों ने उसे देखा, अच्छा प्यार भी दिया। उस वीडियोज पे आप लोगों ने 3 लाख 4 लाख लोगों ने उस वीडियोज को देखा है और उम्मीद करेंगे यह सीरीज भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि इसके कंटेंट को हमने देखा तो इसमें बहुत सारे जो ऐसा कि हम कुछ नॉर्मल बुक जो पढ़ते हैं, लूसेंट है, क्रॉन है, उन सभी से हट करके बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी इसमें दिए गए। तो आशा रहेगा और उम्मीद भी है और पूरी विश्वास भी है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न जो रहेंगे जो आपको लगेगा कि हम पहली बार इसे पढ़ रहे हैं। तो आइए देखेंगे, इस बुक में आपको एनसीईआरटी का ही सार मिलेगा जो कि 6 से लेकर के 12th तक की सभी साइंस की जो बुक है उनको इसमें कंपाइल किया गया है। तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे, देखेंगे। ये बुक महेश कुमार बर्नवाल जी का लिखा हुआ है और कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। और जहाँ तक इसमें हम बात करें हमें जो पढ़ना है, ये बुक स्पेशली आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का है ना। हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं अगर साइंस सेक्टर से तो एक बायो का आता है, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पार्ट ज़्यादातर होते हैं। इस बुक में हम कवर करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को, जहाँ पर आप एक बार आज की वीडियो में आप थोड़ा सा समय दे करके इन सभी कंटेंट को आप वीडियो पॉज कर करके पढ़ लेंगे। कौन कौन सी कंटेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। आपके ये सभी जो चैप्टर हैं ये आपको हम छोटे छोटे पार्ट में देंगे, यानी कि हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 2 चैप्टर के वीडियो आएंगे, जिनमें होगा यूँ कि आप छोटे छोटे चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, ताकि आपको बोरिंग भी नहीं हो पढ़ने में और आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान। इसमें भी अच्छे खासे आपको कंपाइल करके दिए गए हैं। साथ ही साथ आपका इसमें जो दिया गया है आखिरी में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। आज से हम फिजिक्स की यहाँ से शुरू करेंगे। फिजिक्स का पार्ट रहेगा। डेली आपके छोटे छोटे 1 से 2 चैप्टर को कंपाइल करके एक साथ आपका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आपको पता है सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आने वाले सभी पार्ट आपको इसका मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर होता क्या है भौतिक विज्ञान और एक परिचय। हमने इससे पहले भी बहुत सारी बुक को आपको कराया था और आप लोगों ने अच्छा उसके बारे में कहा भी। जैसा कि हमने क्रॉन की पूरी बुक आपके एक एक लाइन करके हमने करा रखा है, एनसीईआरटी सार करा रखा है, घटना चक्र के कुछ बुक्स को करा रखा है सब्जेक्ट वाइज। अब आज देखिए हम करेंगे साइंस से एनसीईआरटी का ही। देखिए हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। तो कहता है कि विज्ञान अर्थात साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज या जानना, टू नो। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल दे करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप बने रहेंगे। विज्ञान को समग्र रूप से हम 3 भाग में बांटते हैं। आइए देखिए कौन कौन सी विज्ञान को हम बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारा विज्ञान बढ़ता है वो है हमारा नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक साइंस, यानी कि यहाँ पर हम प्राकृतिक से संबंधित कुछ जानेंगे। दूसरा होता है हमारा फॉर्मल साइंस यानी कि औपचारिक विज्ञान, और तीसरा होता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। इन्हीं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान।
औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारा गणित होता है, तर्कशास्त्र होता है, सांख्यिकी होता है, निर्णयन होता है। जबकि सामाजिक विज्ञान के तहत हम मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। आइए एक तरफ के इधर की प्रकृति जो कुछ लिखी हुई है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है। हम पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में कहता है कि भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है प्रकृति यानी कि नेचर या फिर प्राकृतिक पदार्थ यानी कि नेचुरल थिंग्स। इन्हीं भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव्य यानी कि मैटर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी तथा उनकी पारस्परिक अंतक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है और यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझाने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर हमने एक शब्द देखा है द्रव्य। ये द्रव्य और ये द्रव्य एक लिक्विड होता है और एक मैटर होता है, तो मैटर यहाँ पर बात की जा रही है। आइए देखते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो कहता है फिजिक्स जो है अंग्रेजी शब्द, लैटिन शब्द फिजिका और फ्यूजिका ग्रीक शब्द से मिलकर के ये सभी का 15वीं शताब्दी के बाद एक फ्यूसिस नाम के शब्द बना, जो बना ग्रीक शब्द, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम जूम आउट कर रहे हैं इसको क्योंकि ये इसमें जो है एक साथ एक टेबल में दिया गया है कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कहता है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। भौतिक विज्ञान को हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे, एक परंपरागत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा हम पढ़ेंगे भौतिक के आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। जब हम परंपरागत भौतिकी पढ़ेंगे यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा कि यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म, प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, ध्वनि विज्ञान यानी कि एकॉस्टिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोऑर्गेनेटिज्म। वैसा ही हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आइए अब एक एक करके हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। क्या कहता है डिफिनेशन। यांत्रिकी यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम उन सभी विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है और इसमें दो भागों में हम बांट करके इसको पढ़ेंगे। एक होगा हमारा परंपरागत भौतिकी यानी कि क्लासिकल और दूसरा होगा क्वांटम। परंपरागत यांत्रिकी के अंतर्गत कहा गया कि इनमें गति के नियम एवं गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन करेंगे। यही कुछ चीज़ें जो है ना, हमें अन्य सभी जैसे हम और जो बुक पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हट करके यहाँ पर अलग अलग तोड़ करके पढ़ने के लिए जो बनाया गया है, इससे हमें ये अनुभव हो जाता है कि हमारा जो साइंस है वो कितना आसान रूप में जटिल हो जाता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। परंपरागत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, गति के नियम और गति उत्पन्न करने वाले बल का नियम। दूसरा जहां पर हम पढ़ेंगे क्वांटम यांत्रिकी में, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। देखते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या है कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है इसके शब्द में ही अर्थ छिपा है कि जिसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण, विभिन्न माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में उसके प्रभाव क्या होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, कार्य, इन सभी के संबंध और उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। और अगला है हमारा विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वह होगा हमारा विद्युत धारा, चुंबकत्व के गुण तथा उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे।
आइए देखते हैं आगे में ऊपर में क्या दिया है। आपको थोड़ा सा पीडीएफ जब हम जूम आउट करते हैं तो एक साइड से दूसरे साइड लेफ्ट राइट करने में आपको थोड़ा सा वीडियो में अननेसेसरी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऊपर नीचे की जो क्रिया होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आप उसको इग्नोर करके आप अपने मेन पॉइंट पे ही बने रहें, वीडियो को आप ध्यान से देखते जाएं, सुनते जाएं। क्या कहता है कि जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत गति की यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एवं स्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएं आती है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत परमाणविक संरचना, अपरमाणविक कण के गुणधर्म तथा चलिए माफ करेंगे, क्या कह रहे थे हम। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणविक संरचना, अपरमाणविक कण को गुणधर्म और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कण यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि संलयन और विखंडन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों पर एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे। अभी आप सिर्फ किस में क्या पढ़ना है इसको जान के रखें। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अणु, परमाणु और नाभिकीय कण के बारे में। ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष में आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्षयान, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण तथा उससे प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती हैं उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वह है भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार यानी कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए क्या क्या इसका महत्वपूर्ण है ये जानें तो सबसे पहला कहता है कि एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। यानी कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम एक छोटे से कण से को लेकर के हम पूरे ब्रह्मांड तक के अध्ययन को करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत जो प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित जो सिद्धांत हैं उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहा है। इसके अतिरिक्त वे अनुसंधान एवं विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की भूमिका एवं उनका महत्व निम्न प्रकार से है। सबसे पहला जो है हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल एंड हेल्थ। इनमें कहा गया है कि दाब एवं ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करना, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे सामान्य परीक्षण माना जाता है। यानी कि हम ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं, हम जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, इन सभी का माप हम कहाँ पर करेंगे तो मेडिकल एंड हेल्थ के अंतर्गत करेंगे। इन्हीं फिजिक्स या साइंस के अंतर्गत हमारा जो एक्सरे हम करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमीटर मीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, इन सभी भौतिक उपकरण का भी हम कार्य करते हैं। दूसरा होता है हम इसका प्रयोग कहाँ पर, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में करते हैं। क्या कहता है कि ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भौतिकी ने इस प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन संभव किया है। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों की जल की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान देंगे यहाँ पर आपके एक प्रश्न जो हमें दिखाई दिया कि पेट्रोलियम को जो है रासायनिक ऊर्जा से हम गतिज ऊर्जा में बदलते हैं, नदी और झरने की जल जो है इसको हम गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। आगे चलिए और क्या कहता है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये सभी कैसे संभव हुआ तो भौतिकी के सिद्धांत और उस पर आधारित उपकरण से ही संभव होता है। यहाँ पर हमारा 3 प्रश्न निकला है, आप इसको देख लेंगे। आइए आगे देखते हैं परिवहन एवं संचार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत साइंस हमारे क्या सहयोग किया। आपको पता है कि जब भी कोई भी ईंधन की उपलब्धता और उस पर आधारित कुछ वाहन, जैसे कि हमारा बस है, ट्रक है, कार है, ट्रेन है, वायुयान है, जलयान है, हमारा बाइक है, इन सभी के निर्माण के परिवहन को सहज और सुलभ और सुरक्षित बनाया गया है। साथ ही साथ इन पर कुछ न कुछ भौतिक परिवहन के द्वारा जो
क्रियाएं होती है उससे हम ये ज्ञात कर लेते हैं समय तथा दूरी भी अत्यधिक होता है, और हम यह भी ज्ञात कर पाते हैं कि हमारा कितना समय में हम कितनी दूरी तय कर पाए हैं। वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार के साधन का विकास भौतिक विज्ञान की ही देन है, जो परिवहन के समाज ही मानव समाज को जोड़ता भी है ना। आज ये हमारे पास फ़ोन है, वायरलेस है, मोबाइल है, तभी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक पहुंच पाते हैं। अब तो हमारे पास वीडियो कॉल होते हैं, हम उससे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास बैठे हुए को देख सकते हैं। बीवी अपने पति से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से आसानी से बात कर सकता है। किसके कारण सुविधा हुआ? तो इन सभी साइंस के कारण। सुख सुविधा एवं विलासिता की बात करें तो प्लेजर्स, कंफर्ट एंड लग्जरियस की बात करें तो कहता है कि टीवी एंड इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। सुविधादायक विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, गीजर आदि भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। यानी कि जितनी जो हमें सुविधा प्रदान किया गया है, ये सभी कहीं न कहीं हमारा साइंस के कारण ही संभव हो पाया है। आज हमारे पास गर्मी का मौसम धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। ये गर्मी के मौसम में जो हम पंखा और फ्रिज और एसी का यूज करेंगे, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? कहीं ना कहीं हमारा जो है ये साइंस के माध्यम से प्राप्त हुआ। हमें अभी एक बीमारी जो कोरोना से निपट रहे हैं, इस बीमारी में हमारा जो कुछ भी इंजेक्शन या जो कुछ भी सुविधाएं लाई गई, वो सब क्या था? हमारा साइंस के कारण ही हम उतना कर पाए, हमारे साइंटिस्ट कर पाए। तो ये था चैप्टर 1। अभी जो हम जानने वाले हैं वह होगा मेजरमेंट, यानी कि चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में आखिरी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को भी आप लगा करके जाएंगे ताकि आसानी होगी आपको समझ और परख करने में। उम्मीद है आपको ऊपर की सारी बातें समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं मेजरमेंट में क्या है। सबसे पहला कहता है कि किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशि जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सब्जियों के लिए जो हम करते हैं वो केजी में यानी कि किलोग्राम, दूध की मात्रा को हम लीटर में मापते हैं, जबकि कपड़े की लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। भौतिक राशि देखेंगे, कहता है कि भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको हम माप कर सकते हैं, उसकी संख्या को दिखा सकते हैं। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रा के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है देखिए। भौतिक राशि का वर्गीकरण कुछ यूं किया गया है कि दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन या मात्रा के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर हम भौतिक राशि को दो भाग में, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि में बांटते हैं, जबकि मापन या मात्रा के आधार पर हम मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि के रूप में जानते हैं। आइए अब यहाँ से एक एक करके हमारा शुरू हो रहा है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। हमसे यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूरी कैसी राशि है, चाल कैसा राशि है, द्रव्यमान कैसा राशि है, समय कैसा राशि है। तब हम उसको आंसर करते अदिश राशि। आखिर क्यों अदिश कहते हैं? तब आपको पता है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, जहाँ पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, है ना। जैसे हमारा दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय है। दूसरा जो होता है वह है हमारा सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जैसा हमने अदिश को जाना, सेम वैसा ही उसका उल्टा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगा, उसे हम सदिश कहेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा बल है, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इन सभी का काम लिया जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं अब कहता है मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज जो होते हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन राशियों की अभिव्यक्ति उन भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाता है।
यानी कि वो सभी राशि जो कहीं न कहीं स्वतंत्र हो, किसी अन्य की सहायता से वो अपने आप को मापन को प्रदर्शित नहीं करता हो, वो राशि हमारा क्या कहलाता है? स्वतंत्र राशि ही मात्रक कहलाती है, मूल मात्रक। मूल मात्रक जो अक्सर पूछा जाता है वो कुल 7 प्रकार के होते हैं, और ये 7 कौन कौन से हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 को आप याद रखेंगे स्टार मार्क लगा करके। अगला है हमारा व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी जिसे कहेंगे जिसमें मूल राशि की सहायता ली जाती है ना। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, और ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि मूल राशि पर ही निर्भर होता है, जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, इन सभी में कहीं न कहीं हमारा मूल राशि शामिल होता है। आगे हमारा पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा है वह है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। प्लेन एंगल और घन कोण यानी कि क्यूब एंगल, ये दो राशि है जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आता है और न ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आता है। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं? पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि समतल कोण और घन कोण जो कैसी राशि है, तो पूरक राशि के रूप में जाना जाएगा। भौतिक राशियों का मापन देखिए कैसे किया जाता है। कहता है कि किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है। क्या? तो एक उस राशि का संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उस राशि का मानक मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। आइए देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है। तो कहता है संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें हम क्या करेंगे कि संख्यात्मक मान वह मान है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार शामिल हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक माप उनके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखेंगे। मात्रक की बात करें तो देखिए क्या कहता है यूनिट। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है, और मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? एक हमारा होगा मूल मात्रक। मूल मात्रक के अंतर्गत क्या है? फंडामेंटल या बेस यूनिट। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंधित हो मूल मात्रक कहलाता है, और ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप कौन कौन से मूल मात्रक हैं? तो मीटर, केजी यानी कि किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, ये सभी हमारा कैसा है? मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, ये हमारा मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा है वह डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हम क्या करेंगे कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक के रूप में जाना जाता है। आगे हमारा मापन या मात्रक पद्धति, इसे ध्यान में रखेंगे। तो कहता है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित है जो निम्नवत है। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, जो कि वर्तमान में इन सभी की समाप्ति हो चुकी। हम ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं ये आखिर होता क्या था और होता क्या है। सबसे पहला जो हमारा है सीजीएस पद्धति, जिसको हम सीजीएस का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अक्सर कभी कभी हमसे पूछ लेता है प्रश्न कि सीजीएस पद्धति में जी किसको डिनोट करता है, तो हम याद रखेंगे जी यानी कि ग्राम। कहता है कि इस मापन पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में एवं समय को सेकंड में माप करते हैं, और इस मापन पद्धति को पहले फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता था। सीजीएस पद्धति ही हमारा पहले मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। आइए ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद नीचे में सारे जो ऑप्शन डिटेल में दिए गए हैं उसको जानेंगे। दूसरा जो हमारा है एफपीएस। अब एफपीएस ये किसके लिए स्टैंड होगा? तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यानी कि इसमें जब हम लंबाई की माप करेंगे तो फुट में,
द्रव्यमान को हम पाउंड में मापेंगे, समय को हम सेकंड में मापेंगे। और इसी एफपीएस पद्धति को हम पहले ब्रिटिश प्रणाली कहा करते थे। तीसरा जो हमारा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में यह सब किसके लिए स्टैंड होगा, तो एम स्टैंड होगा मीटर के लिए, के होगा किलोग्राम के लिए और एस होगा सेकंड के लिए। अब यहाँ पर कौन किसके लिए काम करेगा, तो लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे, जबकि समय को हम सेकंड में मापते हैं। और इसी एमकेएस पद्धति का हम इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापन में प्रयोग करते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में हम किससे मापन करेंगे, तो एमकेएस पद्धति से करते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्तमान समय में है सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई पद्धति। ये जो एसआई पद्धति है, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी और जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई पद्धति कहा गया। इस भी याद रखेंगे 1971, आप इसको रिलेट कर लीजिए 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी यानी कि भारत पाक के युद्ध से आप जोड़कर याद रख सकते हैं, है ना। और ये जो है वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलन में रहता है। कहता है इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक यानी कि एसआई पद्धति की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक शामिल है। रेडियन और स्टेरेडियन जो है पूरक मात्रक के रूप में जाना जाता है। रेडियन से हम क्या मापेंगे, समतल कोण की माप करेंगे, जबकि स्टेरेडियन से घन कोण या ठोस कोण की माप करेंगे। ध्यान ही रखना है ये दोनों को, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है स्टेरेडियन किसका मात्रक है, तो हम कहेंगे घन कोण का। रेडियन किसका है, तो हम कहेंगे समतल कोण का। आइए बॉक्स में देख लेते हैं कुछ राशि और उनके नाम और प्रतीक और उसकी परिभाषा दी गई है। देखिए सबसे पहला जो है हम यहाँ पर छोटा करके ही दिखा रहे हैं आपको, ताकि एक बार में आप पूरा देख सकें। सबसे पहला हमारा लंबाई। लंबाई का जो नाम है वह मीटर है और इसको हम प्रतीक एम से डिनोट करेंगे। एसआई मात्रा की परिभाषा देखा जाए लंबाई को लेकर के, तो कहता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/, आप इस चीज को देख लेंगे जो भी है, के द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर है। यह परिभाषा 1983 में दी गई थी। दूसरा है हमारा द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, जिसे हम डिनोट करेंगे केजी से। फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, देखिए हमारा ये प्रश्न एक स्टैटिक जीके के रूप में बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस के शहर सेवरिस में, है ना। यहाँ पर बताया गया कि जो ब्यूरो था उसमें रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और यह परिभाषा हमें कब मिला, 1889 में, ना 1889 में। तीसरा जो हमारा है वह है समय, यानी कि समय का नाम है सेकेंड, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। और कहा जाता है एसआई मात्रक की परिभाषा के अंतर्गत कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु की घड़ी में सीजियम 133, ध्यान रखेंगे तत्व, सीजियम 133 का परमाणु इतनी बार कंपन करेगा। आप कंपन देख लेंगे वीडियो पॉज करके। और यह परिभाषा 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी जाती है। उसके बाद हमारा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका नाम है एम्पियर और इसका प्रतीक क्या है, ए है। कहते हैं 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समानांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। क्या कहा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समानांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के चालक से प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होगा। और इसको मान्यता कब मिली, 1948 में। अगला है हमारा ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन से करेंगे और इसको डिनोट करते हैं के। केल्विन यानी कि टेम्परेचर यानी कि जल के ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु में ऊष्मागत की ताप का 1/273.16 भाग जब 1 केल्विन कहलाता है।
वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्था, यानी कि आपको पता है ठोस, द्रव और गैस, एक साथ साम्यावस्था में होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। यानी कि जब हम ताप और दाब देंगे तो किसी भी पदार्थ की जब तीनों अवस्था एक साथ हमें दिखाई दे तो हम कहेंगे इसका ट्रिपल पॉइंट। और शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन ताप यानी कि 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 611.65 पास्कल दाब होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट, और जिसे हम मोल कहते हैं और MOL से इसे डिनोट करेंगे। कहता है कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणु होते हैं। यानी कि एक मोल में हम कितना याद करेंगे, तो कार्बन 12 के परमाणु को याद रखेंगे, जिसकी मान्यता 1971 से होती है। अगला है हमारा ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला में व्यक्त करेंगे, CD लिखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी निश्चित दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता ही एक कैंडेला होता है। क्लियर। अब जो आगे है हमारा पूरक मात्रक तथा संकेतक देख लेते हैं, ये क्या होता है। पूरक मात्रक के अंतर्गत हम लोगों ने अभी जाना था कि दो पूरक मात्रक होते हैं, एक समतल कोण, एक घन कोण। घन कोण को ही हम ठोस कोण भी कहे थे। समतल कोण की पूरक मात्रक देखें तो रेडियन होता है, जिसे RAD से संकेतित किया जाता है, और एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। जबकि घन कोण यानी कि अस्टेरेडियन, जिसे हम SR से डिनोट करेंगे, और एक अस्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर, यानी कि जब हम समतल कोण की बात करेंगे रेडियन का, तो वहां पर हमारा वृत्त काम करेगा, वृत्त की त्रिज्या, जबकि हम घन कोण पर बात करेंगे तो गोले का पृष्ठ वक्र का भाग लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जिसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं क्या कहता है। कहता है एक मानक मीटर यानी कि पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी प्लैटिनम एवं इरिडियम की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी एक मानक मीटर कहलाती है। तत्व याद रखेंगे कौन कौन सा, प्लैटिनम और इरिडियम की छड़ है। चूंकि यह पैमाना कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे कुछ निश्चित विकिरण की तरंगदैर्ध्य के पदों में निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है। हमारे लिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कब हुआ था, 1960 में। कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस के सेवरेस नामक स्थान पर। देखिए क्या कहता है। कहता है एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन केयर होता है, उसका परमाणु संख्या नीचे 36, परमाणु भार 86 है। कहता है कि क्रिप्टॉन से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का इतना गुना, आप अभी इस पॉइंट को देख लेंगे, ये लगभग 16,50,763.73 गुना है। दूसरा है हमारा एक मानक किलोग्राम। अब यहाँ पर हम कार्बन 12 के जब परमाणु का प्रयोग करेंगे तब वो हमारा क्या कहलाएगा, एक मानक किलोग्राम, यानी कि कार्बन के 5.0188 × 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान ही हमारा एक मानक किलोग्राम कहलाएगा। अगला है एक सेकंड, यानी कि माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को एक सेकंड कहा जाता है ना। अब आगे देखिए, कोटिमान आखिर क्या होता है, इसको जानते हैं। कहता है कि जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। जैसे 3394 को हम क्या लिखेंगे, 3.394 × 10⁻3 के रूप में लिखा जाए, इसलिए 3394 का कोटिमान क्या है, 3 है। 10 की घात यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऊपर वाला जो होगा वो।
अगला है द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक, इसको याद रखेंगे। कभी कभी हमसे बच्चा वाला प्रश्न पूछ लेता है, हम इसको सोच के रखते हैं बच्चा का, मगर ये हमें बच्चा का चच्चा बना जाता है। क्या कहता है कि एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुने 10⁻⁻27 यानी कि 10⁻⁻27 kg। एक माइक्रोग्राम बराबर कितना, 10⁻⁻9। एक मिलीग्राम 10⁻⁻6 केजी यानी कि 10⁻⁻3 ग्राम में। एक ग्राम बराबर 10⁻⁻3 केजी। एक क्विंटल 10⁻2 केजी में है, क्विंटल है यानी कि 100 केजी। एक मीट्रिक टन 10⁻3 केजी ग्राम यानी कि केजी। एक पाउंड 0.4537 केजी। और एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.8 गुना 10⁻30 केजी होता है। चंद्रशेखर सीमा कितना है, 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान या फिर 2.8 गुना 10⁻30 केजी। आइए अब यहाँ पर दिया है लंबाई का मापन यानी कि लेंथ मेजरमेंट। कहता है कि व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरी यानी कि लंबाई से लेकर अपरिमित खगोलीय दूरी तथा लंबाई के विविध उदाहरण, क्या बोला, विविध उदाहरण उपलब्ध हैं, है ना। और इन दूरियों के मापन हेतु विभिन्न मात्रक व संकेतों का प्रयोग निम्न रूप से करते हैं। यहाँ पर भी जो टेबल में चार्ट दिए गए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रा के अंतर्गत एक फर्मी आप जानते हैं 10⁻⁻15, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, एक सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, एक किलोमीटर 10⁻3 मीटर, 10⁻3 है 1 किलोमीटर में, ध्यान देंगे। एक मील 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 16.9 मीटर। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष आपको पता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर, ये एवरेज बताया गया है। जबकि मीटर के जगह पर जब केजी में दे दे तो 10⁻15 की जगह हम 10⁻12 कर लेंगे। एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर या फिर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि इससे आप रिलेट कीजिएगा, और 3.083 गुने 10⁻16 मीटर। क्लियर। अब आते हैं सार्थक मान या अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। कहता है किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है यानी कि टोटल अंक कितना है, जो है ना, तथा 0.00530725 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 6 है यानी कि ये जो है हमारा जो रिपीटेटिव में आएगा वो नहीं, जो उसके मेन रूप से दिखाए वो। खगोलीय दूरी का मापन देखिए क्या कहता है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष कहता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, ध्यान रखेंगे निर्वात है यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं हो, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट कहता है कि खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे कहेंगे, यह भी एक दूरी की ही मात्रक है। और ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, ये भी ध्यान रखेंगे। कहता है खगोलीय दूरी जो कि दूरी की मात्रक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी ही खगोलीय इकाई कहलाता है, जो कि 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। आगे तीसरा है हमारा पारसेक। पारसेक जो भी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ध्यान रखना है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 गुना 10⁻16 मीटर। आगे देखिए समय के महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं। एक मिनट बराबर 60 सेकंड आपको पता है। एक घंटा बराबर 60 मिनट यानी कि 3600 सेकंड। एक दिन यानी कि 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड।
एक सप्ताह यानी 7 मिनट, एक चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ यानी कि 4 सप्ताह यानी 28 दिन, एक सौर मास यानी कि 30 या 31 दिन, फरवरी का 28 या 29 दिन, एक वर्ष यानी कि 13 चंद्रमास तथा एक दिन। ये सभी चंद्रमास खास करके याद रखिएगा। 13 चंद्रमास यानी कि अब यहाँ देखिए रिलेट कीजिए, 13 चंद्रमास, हमारा एक चंद्रमास में कितना है 4 सप्ताह, यानी कि 13 गुना 4 कीजिए तो कितना, एक साल में 52 सप्ताह हम कहते हैं ना, वही चीज़ है ना। एक लीप ईयर यानी कि 366 दिन। आइए ऊपर के देख लेते हैं, उसके बाद साइड में हम देखेंगे। यह है हमारा बीमा। एक मिनट, हाँ चलिए यहीं से हम जान लेते हैं क्या कहते हैं बीमा यानी कि डायमेंशन। भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही हम उस राशि की बीमा कहते हैं। ये बीमा याद रखिए। लंबाई की बीमा को हम एल से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान की बीमा एम से, समय की बीमा टी से, विद्युत धारा की बीमा आई से। कहता है कि इन्हीं बीमाओं के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का बीमीय सूत्रों में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का होता है एल, समय का होता है टी, यानी कि एल टी माइनस 1। क्लियर। अब आइए देखिए यहाँ पर आपका बीमीय सूत्र दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर जो बीमीय सूत्र और भौतिक राशि दी गई है, इस चीज़ को आप हम यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। आप इस चीज़ को आराम से वीडियो को पॉज करें और फिर इसको आप खुद से एक बार दो बार पढ़ें। जिस प्रकार से यहाँ पर दी गई है उसी प्रकार से फिर से आप इस चीज़ को इतना कैप्चर करें और वीडियो को पॉज करें। उसके बाद फिर इस चीज़ को आप आराम से पढ़ें। जितना इसको दो बार तीन बार करके देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तभी ये सही रहेगा। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर है, इसको भी आप उसी प्रकार से करेंगे। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत के रूप में क्या है। देखिए 10 के विभिन्न घात में हम देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ है आपका प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, दूसरे तरफ है संकेत और तीसरे तरफ है 10 की घात। देखते हैं योट्टा। योट्टा यानी कि 22 से हम डिनोट करेंगे 10 पर पावर 24। जेट्टा जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे 10 पर पावर 21। एक्सा यानी कि 10 पर पावर 18। पेटा 10 पर पावर 15। टीरा 10 पर पावर 12। इन सभी को याद रखेंगे। गीगा है 10 पर पावर 9। मेगा 10 पर पावर 6। किलो 10 पर पावर 3। हेक्टो 10 पर पावर 2। डेका 10 पर पावर 1। हम इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे आगे में, आखिरी में आपको ऑब्जेक्टिव कुछ मिलेंगे, उसको भी आप लगा के जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ऊपर जो हम पढ़े वो कितना सक्षम है। कहता है लंबाइयों के परिसर एवं कोटि। एक तरफ है वस्तु का आकार अथवा दूरी और दूसरे तरफ है आमाप। प्रोटॉन का माप कितना होगा, तो 10 पर पावर -15। परमाणुवीय नाभिक का माप 10 पर पावर -14। हाइड्रोजन बम का आकार याद रखेंगे हमेशा के लिए 10 पर पावर -10। हाइड्रोजन बम का आकार 10 पर पावर -10। सामान्य जीवाणु की लंबाई 10 पर पावर -8। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10 पर पावर -7। लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी जिसको हम कहते हैं 10 पर पावर -5। सामान्य कागज की मोटाई 10 पर पावर -4। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10 पर पावर 4। पृथ्वी की त्रिज्या 10 पर पावर 7 याद रखेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 10 पर पावर 8 याद रखेंगे। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10 पर पावर 11 याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रेक्षणीय विश्व की परिसीमा तक की दूरी 10 पर पावर 26 होता है। आगे अब यहाँ देखते हैं क्या कहता है। फिर से हमारा उसी तरह से है डेसी। डेसी यानी कि डी 10 पर पावर -1। सेंटी 10 पर पावर -2। मिली 10 पर पावर -3। माइक्रो 10 पर पावर -6। नैनो 10 पर पावर 9। पीको 10 पर पावर -12, सॉरी नैनो 10 पर पावर -9। पीको 10 पर पावर -12। फेमटो 10 पर पावर -15। एटो 10 पर पावर -18। जेप्टो 10 पर पावर -21 और योक्टो 10 पर पावर -24। आप ये दोनों को एक साथ देखिए। जो ये यहाँ पर आपका ये वाला बॉक्स और ये वाला जो बॉक्स है, इसको आप एक साथ देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे देखिए हम एक आपको कंपैरिजन करते हैं। योट्टा 10 पर पावर 24, योक्टो 10 पर पावर -24। जेट्टा 10 पर पावर 21, जेप्टो 10 पर पावर -21। एक्सा 10 पर पावर 18, एटो 10 पर पावर -18।
पेटा 10⁻15, तो फेम्टो 10⁻−15। टेरा 10⁻12, तो हमारा पीको 10⁻−12। गीगा 10⁻9, तो नैनो 10⁻−9। मेगा 10⁻6, तो माइक्रो 10⁻−6। किलो 10⁻3, तो यहाँ हमारा हो गया मिली 10⁻−3। हेक्टो 10⁻2, तो सेंटी 10⁻−2। डेका 10⁻1, तो डेसी 10⁻−1। इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि द्रव्यमान के परिसर एवं कोटि। एक तरफ है वस्तु, दूसरे तरफ है द्रव्यमान। आइए जानते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻−3 याद रखेंगे। प्रोटॉन 10⁻−27। यूरेनियम परमाणु 10⁻−25। लाल रुधिर कणिका यानी कि कोशिका 10⁻−13। धूलकण 10⁻−9। वर्षा की बूंद 10⁻−6। मच्छर का द्रव्यमान 10⁻−5। मानव 10⁻2 यानी कि 2। चंद्रमा का 10⁻23, मानव याद रखेंगे, चंद्रमा याद रखेंगे। पृथ्वी 10⁻25 याद रखेंगे। सूर्य 10⁻30 याद रखेंगे। और प्रेक्षणीय विश्व 10⁻55 याद रखेंगे। तो ये रहा। अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मापन और उपकरण दिए गए हैं। इसको भी आप चाहें तो आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे हम एक बार आपको पढ़ करके बता देते हैं, जब जरूरत होगी आप वीडियो को एक बार और देख लेंगे। एक तरफ है आपका यंत्र, दूसरे तरफ है मापन उपयोग, जिसमें से बहुत सारे पॉइंट आप जानते होंगे, एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेंगे। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र में प्रयोग करते हैं। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि के लिए, जो इसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापेंगे। बोलोमीटर से हम ऊष्मीय विकिरण मापते हैं। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापेंगे। वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापेंगे। इन सभी चीज को आप वीडियो को पॉज करके ज़्यादा बेहतर ही याद कर सकते हैं। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापेंगे। डेसीमीटर से हम पदार्थ का घनत्व मापेंगे। फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर से हम गुरुत्वीय त्वरण मापेंगे। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापेंगे। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि मापेंगे। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापेंगे। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापेंगे। क्रोनोमीटर से पानी में के जहाजों में सही समय ज्ञात करने वाले प्रयुक्त उपकरण है। क्रेस्कोस्कोप पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला, इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसे हम EEG कहेंगे, है ना, जो कि मस्तिष्क विभव मापने के काम आता है। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। अभी और भी यंत्र हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए क्या कहता है। रेनगेज, रेनगेज से हम वर्षा की मात्रा ज्ञात करते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापन के काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिगोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापन का यंत्र। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, डायरेक्ट इसका याद रखिएगा, वायुयान की गति मापने में। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई यानी कि मिलीमीटर के हजारों भाग को मापने के लिए। ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी, जो आप बाइक वगैरह में देखे होंगे, कितना दूर आप डेली चलते हैं उसको। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापक मापते हैं।
और भी है, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंग की तीव्रता, स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति, टैकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति, पाइरेहिलियोमीटर से सौर विकिरण का मापन, विस्कोमीटर से हम द्रव की श्यानता ज्ञात करते हैं, वेव मीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, और नेफ्रोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा मापते हैं। तो ये था हमारा सभी उपकरण। अब आगे में यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, और इस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। आपके ज़्यादा नहीं, कुल 15-16 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी का आंसर भी दिया गया है। आइए चलिए कर लेते हैं एक साथ। देखिए, पहला है हमारा कार्य का मात्रक है, यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा होगा वो आपका आंसर है, जूल। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो डॉप्सन। डॉप्सन ऊष्मक की नहीं, डॉप्सन जो होता है किसका होता है, आप ये हमें कमेंट में बता देंगे, ठीक है। डेसिबल से हम ध्वनि की प्रबलता इकाई मापते हैं। अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई मापेंगे। समुद्री मील से नौ संचालन में दूरी की इकाई मापेंगे। डॉप्सन आप हमें नीचे कमेंट में बताएंगे, आपका जो आंसर भी हम देंगे वो कमेंट में आपको दे देंगे। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई, तो यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक, इनमें से कोई नहीं। पांचवा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ है भौतिक राशि, दूसरी तरफ है मात्रक, आप इसको सुमेलित कर लेंगे तो आपका आंसर जो है ये नंबर है, यानी कि त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कार्य आपका जो होता है जूल, और आवेग न्यूटन पर सेकेंड। आइए छठा नंबर प्रश्न है कि कौन सी अदिश राशि, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अदिश राशि के रूप में घनत्व। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। आठवां है कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है। हम थोड़ा स्पीड में इन सभी का आंसर दे रहे हैं क्योंकि आंसर ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, और आपको जब पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके रिवाइज करके पढ़ेंगे, सोच सोच करके अपने अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियन हो जाएगा आठवां का। 9 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हम किससे करेंगे तो आप देख लेंगे। हाइग्रोमीटर से हम प्रयोग करेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता। स्फेगोमैग्नेटोमीटर से हम प्रयोग करेंगे रक्तदाब। बोलोमीटर से हम प्रयोग करते विकिरण ऊर्जा, और पायरोमीटर से उच्च ताप का प्रयोग करेंगे। 10वां है एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। अदिश राशि है ऊर्जा। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो वेग सदिश है, बाकी अन्य सभी अदिश है, द्रव्यमान, समय और लंबाई। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। और पार्सेक इकाई है किसकी? तो दूरी की। तो ये था हमारा चैप्टर 1 और 2 एक साथ हमने आपको कंप्लीट करा दिया। बाकी के रह गए चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 और इसके आगे के जो भी चैप्टर आएंगे वो अगले पार्ट में आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा 1-1 घंटे का ही वीडियो आपके दें, ताकि आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करेंगे ये सीरीज आपको पसंद आएंगे, और आगे भी इस सीरीज को आप पसंद करेंगे। तो अगर पसंद आए और हमारा ये प्रयास छोटा सा कैसा लगा तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपने विचार हमें ज़रूर देंगे। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए आप हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में इसी तरह के आगे के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, और आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास भी है। तो आइए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।